एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ जगजीत सिंह क्लासेस। तो कैसे हैं सब लोग, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे पढ़ रहे होंगे। तो पढ़ाई करते रहो। जैसे सबको पता है 10th और 12th के जो लेफ्ट एग्जाम्स थे वो कैंसिल कर दिए हैं और 15 जुलाई के अराउंड तक 10th का रिजल्ट भी आ जाएगा। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं यार आज की वीडियो। जैसे सबको पता है, अगर कोई रेगुलर फॉलो कर रहे हैं बच्चे तो सबको पता है कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। अगर किसी को नहीं पता है तो जाकर लास्ट 2 वीडियोस आ चुकी हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, या फिर मैं बोलूं इस चैप्टर से रिलेटेड। तो आज का टॉपिक है इस चैप्टर की लास्ट क्लास और आज हम करने वाले हैं सॉल्ट्स। तो आज की क्लास में जो पोर्शन कवर होने वाला है, मतलब कि ये ऐसा पोर्शन है, इस पोर्शन के बिना कोई भी क्वेश्चन पेपर सेट नहीं होता। मतलब अगर टीचर वो क्वेश्चन पेपर नहीं भी दे रही होगी ना तो उसका हाथ पकड़ लेगी दूसरी टीचर, नहीं 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 ये क्वेश्चन तो देना ही पड़ेगा, इस क्वेश्चन के बिना क्वेश्चन पेपर सेट नहीं होगा। तो आइए फिर बात करते हैं आज के टॉपिक की। सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और सॉल्ट्स का क्या क्या कमर्शियल यूज है उसके बारे में आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार ये सॉल्ट्स क्या होते हैं या सॉल्ट्स प्रिपेयर कैसे करे जाते हैं। तो सबको पता है अगर सॉल्ट को प्रिपेयर करना है तो मेरे पास एक बहुत ही बेहतरीन रिएक्शन है जिसका नाम है एसिड प्लस बेस विल फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। क्या नाम है भैया? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अगर मैं बात करूं ये था एक तरीका। दूसरा मैं क्या कर सकता हूं, मैं एक मेटालिक ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना सकता हूं, सॉल्ट प्लस वाटर। तीसरा तरीका मेरे पास क्या है, मैं एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट करा के क्या बना सकता हूं, सॉल्ट प्लस वाटर। ये सबको पता है। आखिरकार ऐसा क्यों? क्योंकि मेटालिक ऑक्साइड का नेचर कैसा है, बेसिक। बताया था लास्ट क्लास में Mb, मेटालिक ऑक्साइड बेसिक। नॉन मेटालिक ऑक्साइड का कैसा नेचर है, एसिडिक। तो इसलिए क्या होगा भैया, ये क्या बनाएंगे ये बनाएंगे सॉल्ट प्लस वाटर। क्लियर है इतनी सी बात? तो एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर में लाता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल देखूं, HCl प्लस NaOH विल फॉर्म NaCl प्लस H2O, ये सॉल्ट है। ठीक है, अगर मेटल ऑक्साइड और एसिड की रिएक्शन कराऊं तब ये क्या बनाते हैं, वाटर। तो मेटल ऑक्साइड का अगर मैं एक एग्जांपल लूं तो लिखूं MgO प्लस H2SO4 विल फॉर्म MgSO4 प्लस H2O, ये भी क्या है, सॉल्ट। अब बात करते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस बेस की किसी की रिएक्शन कराते हैं। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं CO2 प्लस NaOH विल फॉर्म Na2CO3 प्लस H2O, ये क्या है, सॉल्ट। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूं कि आखिरकार मैंने कैसे पहचाना कि ये सॉल्ट है। समझ आई बात? आखिरकार मैंने कैसे पहचाना कि ये सॉल्ट है। देखिए फिर बात समझते हैं। अगर मैं सॉल्ट की डेफिनेशन की बात करूं तो मैं बोलूंगा इट इज एन आयनिक कंपाउंड which has cation and anion। तो आप बोलोगे यार इसमें क्या अलग है, एक आयनिक कंपाउंड जिसके पास कैटायन भी है एनायन भी है, इसमें अलग क्या हुआ? अगर मैं HCl लिखूं, ये भी एक आयनिक कंपाउंड है, इसके पास भी एक H प्लस है, एक Cl माइनस है, प्लस वाला कैटायन हो गया और ये एनायन हो गया। तो फिर फर्क क्या है, ये एसिड क्यों है और ये सॉल्ट्स क्यों है? तो ध्यान से सुनो बात बेटा, कैटायन जो होना चाहिए वो होना चाहिए अदर देन H प्लस, और एनायन जो होना चाहिए वो होना चाहिए अदर देन OH माइनस। कैटायन जो होना चाहिए वो होना चाहिए अदर देन H प्लस एंड एनायन होना चाहिए अदर देन OH माइनस। तो आओ फिर अब इधर ध्यान से देखते हैं कि क्या उस सॉल्ट के पास सही में जो कैटायन था वो H प्लस से अलग था और जो एनायन था वो OH माइनस से अलग था। तो देखते हैं ध्यान से। NaCl, इसको अगर मैं तोड़ू NaCl को, ये टूटेगा Na प्लस और Cl माइनस। बिल्कुल, जो कैटायन है वो है Na प्लस, क्या नहीं होना चाहिए था, H प्लस से अलग होना चाहिए था। तो Na प्लस है, Cl माइनस सॉल्ट है, बिल्कुल ठीक। MgSO4, इसको अगर मैं ब्रेक करूं तो ये बनेगा Mg2 प्लस और SO4 2 माइनस। बिल्कुल ठीक है, एक कैटायन एक एनायन, कैटायन H प्लस से अलग, एनायन OH माइनस से अलग।
अब मैं बात करूं Na2CO3 की, Na+CO3 2-, तो केटायन Na+ और एनायन CO3 2-। बात समझ आई? तो सॉल्ट को कैसे पहचानना है? सॉल्ट को पहचानना है खाली एक ही तरीके से कि उसके पास हो केटायन, उसके पास हो एनायन, केटायन हो H+ से अलग, एनायन हो OH- से अलग। बात समझ आई सबको? ये तो हमने पहचाना सॉल्ट्स के बारे में। सॉल्ट्स क्या होते हैं भाई? इट इज एन आयनिक compound which has cation and anion. Cation must be other than H+ ion and anion must be other than OH- ion. क्लियर? पक्का सबको बात समझ आई? अब आगे बात करते हैं, थोड़ी डिस्कशन को और आगे लेके चलते हैं, तो सॉल्ट्स पे ही आगे बात करते हैं। ये थे तरीके कि कैसे कैसे सॉल्ट प्रिपेयर किया जा सकता है। तो अगर अब मैं बात करूं कि सॉल्ट्स कितने टाइप के होते हैं, तो पहले या फिर बात कर लेते हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट का परिवार। अब ना बेटा ये मत समझना, खाली ऐसे नहीं होना चाहिए तुम्हारे दिमाग में कि तुमने सॉल्ट सुना तो तुम्हारे दिमाग में खाली NaCl आए। नहीं, कोई भी ऐसा कंपाउंड सॉल्ट हो सकता है जिसके पास H+ आयन से अलग केटायन मौजूद है और जिसके पास OH- आयन से अलग एनायन मौजूद है। बात समझ आई सबको? तो अगली बार से ऐसा ना हो कि तुम्हारे सॉल्ट तुम सुनो तो तुम्हारे दिमाग में खाली एक ही पिक्चर बने, टाटा नमक, देश का नमक, NaCl। नहीं, बात समझ आई? हमें ऐसा सॉल्ट मतलब क्या है? सॉल्ट है केटायन एनायन, ये केटायन भाई साहब हो H+ से अलग, एनायन भाई साहब हो OH- से अलग। ठीक है, अब बात करते हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट। मतलब अगर मैं बात करूं केटायन, अगर किसी के केटायन सेम हो जाए या अगर किसी के एनायन सेम हो जाए, केटायन सेम होने पर ये एक फैमिली बन जाती है और एनायन सेम होने पे भी ये क्या बन जाती है? फैमिली। जैसे मैं अगर बात करूं ZnCl2 और अगर मैं बात कर लूं MgCl2, ZnCl2 और MgCl2, पहले तो ये चेक करते हैं क्या ये आखिरकार सॉल्ट है। कैसे चेक करना है अभी बताया है, आओ भाई देखो। Zn2+, आगे भाई केटायन H+ से अलग है, बिल्कुल ठीक है। Cl-, आगे भाई एनायन OH- से अलग है, बिल्कुल सॉल्ट है भाई साहब। Mg2+, Cl-, केटायन H+ से अलग, एनायन OH- से अलग, तो मतलब क्या हुआ भैया? ये दोनों के दोनों सॉल्ट है। पर क्या ये सेम परिवार के हैं? चेक करते हैं। देखो, इसके पास एनायन Cl-, इसके पास एनायन Cl-, तो क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ दे बिलोंग्स टू सेम फैमिली ऑफ Cl- आयन। बात समझ आई सबको? इसका मतलब है कि ये सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो उसी कौन सी है भैया? Cl- आयन का परिवार। तो जैसे मैं अगर एक और एग्जांपल ले लूं, CaCl2 एंड CaSO4, तो पहले तो क्या चेक करें कि ये सॉल्ट है या नहीं। तो केटायन क्या है? Ca2+, बिल्कुल ठीक। एनायन Cl- सॉल्ट है, H+ से अलग, OH- से अलग। Ca2+ और SO4 2-, केटायन H+ से अलग, एनायन OH- से अलग। क्लियर? अब चेक करते हैं। देखो, इसके पास केटायन था Ca2+, इसके पास भी केटायन था Ca2+, तो मतलब दे बिलोंग टू सेम फैमिली। भाग मत जाना, दे बिलोंग टू सेम फैमिली ऑफ Ca2+ आयन। बात समझ आई? वीडियो आखिरी तक देखना, क्योंकि अब ऐसे भी पार्ट चालू होने वाला है जो मैंने बताया, टीचर हाथ पकड़ लेगी दूसरी टीचर का, ना 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 ना, ये क्वेश्चन तो क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा, तो अभी जाना नहीं, आखिरी तक मैं उसको टॉपिक को क्लियर कराऊंगा। उससे पहले मुझे सॉल्ट समझने जरूरी है। बात समझ आई? तो मुझे बात समझ आ चुकी है इतनी सी कि सॉल्ट क्या होते हैं। सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड है, बिल्कुल ठीक, आयनिक कंपाउंड है, मान लिया। जिसके पास केटायन होगा, एनायन होगा, बिल्कुल ठीक। केटायन कैसा होगा? H+ से अलग। एनायन कैसा होगा? OH- से अलग। फिर मैंने बात करी फैमिली ऑफ सॉल्ट्स की।
फैमिली ऑफ सॉल्ट है मुझे पता लग गया। अगर कैटायन सेम तो वो एक परिवार के, अगर एनायन सेम तो वो एक परिवार के। ये लिखे हैं एग्जाम्पल, वीडियो को पॉज करो, नोट करो या फिर स्क्रीनशॉट लो। आइए फिर चलते हैं आगे और अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट की। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट। अगर मैं बात करूं सॉल्ट्स कितने टाइप के होते हैं, तो सॉल्ट्स बेसिकली अभी जो हमने पढ़ने हैं वो 3 टाइप के ही पढ़ने। अगर मैं बात करूं एसिड सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट। एसिड सॉल्ट ऐसे सॉल्ट है, इनका सॉल्यूशन क्या होने वाला है, एसिडिक। अगर इस वाले सॉल्ट को, अगर एक ऐसा सॉल्ट जो एसिड सॉल्ट है उसे उठा के अगर एक मैं सॉल्वेंट में सॉल्यूशन बना दूं तो सॉल्यूशन कैसा बनने वाला है, एसिडिक। क्लियर। बेसिक सॉल्ट कैसा सॉल्यूशन बनाएगा, बेसिक। न्यूट्रल सॉल्ट कैसा सॉल्यूशन बनाएगा, न्यूट्रल। बात समझ आई सबको। बट आखिरकार ये एसिड सॉल्ट है क्या, आखिरकार ये बेस सॉल्ट है क्या और ये न्यूट्रल सॉल्ट है क्या। तो एसिड सॉल्ट की अगर मैं बात समझूं, एसिड सॉल्ट एक ऐसे सॉल्ट है जो बनते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन हो किसके साथ, वीक बेस के साथ। तो जो सॉल्ट बनेगा, बनता है ना, मुझे पता है एसिड प्लस बेस विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है भैया। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को जब रिएक्ट कराऊंगा तो जो मेरे पास सॉल्ट बनेगा वो बनेगा एसिडिक। सॉल्ट कैसा बनेगा, एसिडिक। अब बेसिक सॉल्ट ये कैसे बनेगा, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, रिजल्ट आएगा बेसिक सॉल्ट। और अगर उस सॉल्ट को वाटर के अंदर या किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डाल के सॉल्यूशन बनाया तो सॉल्यूशन बनने वाला है बेसिक। न्यूट्रल सॉल्ट मतलब न्यूट्रल सॉल्ट कैसे बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। जब मेरा एसिड भी स्ट्रॉन्ग हो और मेरा बेस भी स्ट्रॉन्ग हो तो मेरा सॉल्ट कैसे बनने वाला है बच्चों, सॉल्ट बनेगा न्यूट्रल। आगे बात समझ। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के एग्जाम्पल की। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, करें फिर बात स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की। स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर मैं बात करूं HCl, दुनिया जानती है भाई HCl स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक बेस NH4OH, सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब मैं बात करूं कि ये सॉल्ट क्यों नहीं है तो ये आयनिक कंपाउंड। अगर मैं बात करूं कि ये सॉल्ट क्यों नहीं है, H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। इसके पास कैटायन कौन सा है, H प्लस। और मैंने बताया था कि सॉल्ट होने के लिए कैटायन कैसा होना चाहिए, अदर देन H प्लस। इसकी बात करूं ये टूटेगा NH4 और OH माइनस में। एनायन कैसा है, OH माइनस। और मैंने क्या बताया था, एनायन होना चाहिए अदर देन OH माइनस। अब देखते हैं ये जब रिएक्शन करेंगे आपस में, ये जब रिएक्शन करेंगे आपस में तो ये बनाएंगे NH4Cl प्लस H2। और ये जो NH4Cl भाई साहब है ये कैसे है भैया, ये है एसिडिक सॉल्ट। कैसे सॉल्ट है ये, एसिडिक सॉल्ट। मतलब अगर इन्हें पानी में डालकर मिक्स किया तो जो ये सॉल्यूशन बनाएंगे वो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक सॉल्यूशन। क्लियर है इतनी सी बात। अब बात करते हैं बेसिक सॉल्ट की। बेसिक सॉल्ट में मुझे चाहिए वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, CH3COOH। हम जानते हैं भैया एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन विनेगर, सबको पता है। इस एसिटिक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कराऊंगा, NaOH के साथ कराई। ये भाई साहब देंगे मेरे को CH3COO माइनस Na, CH3COO Na, सोडियम एसिटेट। क्लियर है भैया। ये कैसा है, ये है बेसिक सॉल्ट। कैसा सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट। अगर अब मैं बात करूं न्यूट्रल सॉल्ट की, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड अगर मैं लेता हूं HCl और अगर मैं बेस लूं, चलो कोई और ले लेते हैं,
H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस अगर मैं लूं NaOH, तो ये मेरे को देने वाला है Na2SO4, ये मेरे को देने वाला है Na2SO4 प्लस H2। ये कैसा है भैया? ये है न्यूट्रल सॉल्ट। कैसा सॉल्ट है? न्यूट्रल सॉल्ट। बात समझ आई? Na2SO4 कैसा है? न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है भैया, इतनी सी बात मेरे को बिल्कुल क्लियर हो गई है कि एसिडिक सॉल्ट कौन से हैं, बेसिक सॉल्ट कौन से हैं और न्यूट्रल सॉल्ट कौन से हैं। अब जो बात चालू होने वाली है वो ऐसी बात है जो पेपर में आए बिना क्वेश्चन पेपर नहीं बनेगा। ठीक है भैया, तो अब बात स्टार्ट करते हैं हम इनके कमर्शियल यूज की। तो जो अब मैं रिएक्शंस लिखवाऊंगा वो इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में से हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक। ठीक है, सॉल्ट से ही रिलेटेड है, मतलब सॉल्ट्स का मैं क्या क्या यूज कर सकता हूं उसके बारे में बात करेंगे। आइए मैं फिर एक बार कह रहा हूं, वीडियो पॉज करके या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। ले लो भाई, चलो फिर आगे चलते हैं। सबसे पहली इक्वेशन, इस इक्वेशन का या इस प्रोसेस का नाम है क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या नाम है? क्लोर एल्कली प्रोसेस। बात को बिल्कुल ध्यान से समझना कि इसमें करना क्या है। इसके अंदर मैं करने वाला हूं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या करने वाला हूं इसके अंदर मैं? इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ आयनिक कंपाउंड विद इलेक्ट्रिसिटी। सबको पता है किस आयनिक कंपाउंड का इलेक्ट्रोलिसिस करूंगा मैं? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन क्या है अब इस पे बात करते हैं। ब्राइन है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। बात समझ आई? NaCl का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसका नाम है एक, जिसे कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। एक ग्लास पानी लिया, उसमें एक चम्मच नमक डाल दिया, तो जो सॉल्यूशन बना उसे क्या कहते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन। तो आइए फिर बात समझते हैं कि जैसे अगर मैंने रिएक्शन करी, ये मैंने रिएक्शन करी NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O, तो मैं क्या करूंगा भैया? इसको क्या देने वाला हूं मैं? इलेक्ट्रिसिटी। अब ये क्या क्या देगा उस पर बात करते हैं। ये सबसे पहले देगा मेरे को NaOH। ठीक है भैया, ये मेरे को देगा NaOH। ये मुझे देगा क्लोरीन। ये गैस है, ये एटम क्लोरीन गैस। और ये मेरे को देने वाला है हाइड्रोजन गैस। तो बात को समझते हैं आखिरकार क्या हो रही है। अब मुझे एक बात पता है, एल्कलीज क्या होते हैं। मुझे एक बात पता है, एल्कलीज क्या होते हैं? बेसेस विच आर soluble in water। मतलब जो बेस soluble हो किसके अंदर? वाटर के अंदर। उन्हें क्या नाम देंगे भैया? उन्हें बोलेंगे एल्कलीज। बात समझ आई? तो ये NaOH क्या है? ये है एल्कली। इधर क्या मिली? क्लोरीन। तो इसीलिए इस प्रोसेस का नाम रखा गया क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर किसका है? क्लोरीन का। एल्कली किसका? NaOH का। इसलिए इसका नाम रखा गया क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लियर है इतनी सी बात? एक और इंपॉर्टेंट बात, मुझे पता है इलेक्ट्रोलिसिस में मैं क्या करता हूं। एक कंटेनर लिया, उसके अंदर वाटर डाला, वाटर के अंदर सॉल्ट डाला। अब मैंने क्या करा? उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स लगाए, कैथोड एंड एनोड। ठीक है, तो कैथोड पे कुछ सब्सटेंस ऑब्टेन करने वाला हूं, एनोड पे कुछ कंपाउंड ऑब्टेन करने वाला हूं। तो आइए फिर क्या कहां पे ऑब्टेन करूंगा उसे समझू। क्लोरीन प्रोड्यूस होगा एनोड पे। क्लोरीन कहां पे मिलेगा भैया मेरे को? एनोड पे। इसको याद कैसे रखना है? AC। A से एनोड, C से क्लोरीन। हाइड्रोजन प्रोड्यूस होने वाली है कैथोड पे। हाइड्रोजन प्रोड्यूस होने वाली है कैथोड पे। HC, हाइड्रोजन कैथोड। बात समझ आई? ये कैथोड पे क्या मिलने वाली है? कैथोड पे मिलने वाली है हाइड्रोजन। बात समझ आई मुझे?
ठीक है। अब देखो ये जो NaOH है बेचारा है, कुछ नहीं कर सकता, कैथोड के पास पड़ा हुआ मिलेगा, तो क्या करेंगे इसे हम, कहां पे होगा ये, फाइंड नियर द कैथोड। बात समझ आई? तो ये थी हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्लोर एल्कली प्रोसेस। समझ आई इतनी सी बात? स्क्रीनशॉट लो या फिर इसको नोट कर लो। क्लियर है इतनी सी बात? तो क्लोर एल्कली प्रोसेस में मैं इलेक्ट्रोलिसिस करूंगा ब्राइन सॉल्यूशन का। ब्राइन सॉल्यूशन क्या है? NaCl का एक्वस सॉल्यूशन। ब्रेकडाउन ऑफ आयनिक कंपाउंड विद इलेक्ट्रिसिटी, तुम्हें पता है इलेक्ट्रोलिसिस को कहते हैं। NaCl लिया, H2O लिया, ये पूरा कंप्लीट क्या हो गया, ब्राइन सॉल्यूशन। इलेक्ट्रिसिटी पास करी, मुझे मिला NaOH, एल्कली, क्लोरीन और हाइड्रोजन। फिर मैंने समझ लिया कौन से कैथोड पे क्या प्रोड्यूस हुआ, कौन से एनोड पे क्या प्रोड्यूस हुआ। बात समझ आई सबको? तो अब मैं बात करता हूं कि मैं इनका यूज करके क्या क्या बना सकता हूं। अब मैं इनका यूज करके कमर्शियल यूज के लिए कौन कौन से कंपाउंड, कौन कौन से सब्सटेंस बना सकता हूं। तो जो सबसे पहला कंपाउंड है वो है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर। तो बात करते हैं कि आखिरकार ये ब्लीचिंग पाउडर है क्या, इसका फॉर्मूला क्या है और ये प्रिपेयर कैसे होता है और इसके यूजेस क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर का नेम है, केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, या फिर मैं बोलूं फॉर्मूला क्या हुआ, केमिकल फॉर्मूला CaOCl2। बात समझ आई? अब बनेगा कैसे, प्रिपेयर कैसे हो रहा है उस पे बात करते हैं। प्रिपरेशन, एक्शन ऑफ Cl2 गैस ऑन ड्राई स्लेट लाइन। मतलब ड्राई स्लेट लाइन पे Cl2 गैस का एक्शन होगा तो क्या बनने वाला है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। जैसे मैंने एक टेस्ट ट्यूब में ड्राई स्लेट लाइन लिया और उसके अंदर से क्लोरीन गैस पास करी तो मेरे को क्या मिलने वाला है, मेरे को मिलने वाला है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है भैया? तो आओ फिर बात को समझें। तो CaOH2 प्लस क्लोरीन विल फॉर्म, ये क्या है भैया, ड्राई स्लेट लाइन। ये है ड्राई स्लेट लाइन, ये है क्लोरीन दीदी। अब क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है भैया? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड साथ में बनेगा H2। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड यही है ब्लीचिंग पाउडर। अब बात आती है कि आखिरकार एग्जाम के अंदर इसके क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे। तो एग्जाम में देखो कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यूज पूछा जाएगा तुमसे, कैसे, पहले कैसे पूछा जाता है, अक्सर तुमसे ना यूजेस पूछ ले जाते थे कि ब्लीचिंग पाउडर का या यूज बताओ, या फिर ये पूछ लेते थे कि ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला क्या है। बट अब कैसे पूछते हैं, अब तुमसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जैसे ब्लीचिंग पाउडर का एक यूज है, ब्लीचिंग पाउडर का अगर कोई एक यूज है तो उस यूज के थ्रू पूछेंगे बताओ कौन सा सब्सटेंस या कंपाउंड इस काम के लिए यूज होता है। अगर तुम्हें यूज ही नहीं पता तो तुम क्या उसका फॉर्मूला लिखोगे, क्या इसका केमिकल नेम लिखोगे, क्या उस कंपाउंड का नाम लिखोगे। बात समझ आ रही है? तो यूजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यूज की अगर मैं बात करूं, ये पहली बात तो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला ब्लीच ऑन कॉटन एंड लिनन। कॉटन और लिनन की ब्लीच के काम आता है। सेकंड, पेपर इंडस्ट्री में काम आता है। किस काम आता है पेपर इंडस्ट्री में? टू ब्लीच द वुड पल्प। किस काम आता है पेपर इंडस्ट्री में? कि वुड पल्प को ब्लीच करने का काम। थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन इंडस्ट्रीज। इसको एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करा जाता है इंडस्ट्रीज में। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जाता है इंडस्ट्री में। किसको? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड या फिर ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट था ये। नेक्स्ट,
used as a disinfectant इन वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर को साफ करने के लिए यूज किया जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बात समझ आ रही है सबको? इट इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट इन वाटर। क्लियर? तो ये 4 यूजेस थे। फर्स्ट, ब्लीच की तरह यूज होता है कॉटन और लिनन इंडस्ट्री में। सेकेंड, पेपर इंडस्ट्री में काम आता है टू ब्लीच द वुड पल्प। थर्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन इंडस्ट्रीज। फोर्थ, यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट इन वाटर। तो ये था ब्लीचिंग पाउडर। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, नेम द केमिकल फॉर्मूला, या फिर बोल सकते हैं राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विच इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट इन वाटर। अब मुझे यही नहीं पता कि कौन सा कंपाउंड यूज होगा एज एन डिसइंफेक्टेंट इन वाटर। क्या लिखूंगा? चाहे मुझे ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला आता है, नेम आता है, सब कुछ आता है, बट मेरे को यूज नहीं आता था, इसलिए मैं उस क्वेश्चन में जहां 1 या 2 मार्क्स ले सकता था वहां मैं स्कोर करूंगा 0। बात समझ आ रही है? तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है, यूजेस मेरे को याद रखने हैं। अब चलते हैं दूसरे की तरफ। अब बात आई सेकंड कंपाउंड की। नोट करते जाओ बेटा साथ साथ। सेकंड कंपाउंड की अगर मैं बात करूं, सेकंड कंपाउंड है बेकिंग सोडा। सेकंड कंपाउंड है बेकिंग सोडा। सेम प्रोसीजर, केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, प्रोसेस, यूजेस, प्रिपरेशन एंड यूजेस। तो अब बात करते हैं बेकिंग सोडा की। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर? फॉर्मूला क्या होगा? केमिकल फॉर्मूला होगा NaHCO3। केमिकल फॉर्मूला होगा NaHCO3। अब बात आती है प्रिपरेशन कैसे करी जाएगी। इसको प्रिपेयर किया जाता है बाय सॉल्वेज प्रोसेस। बाय सॉल्वेज प्रोसेस। अब आखिरकार ये सॉल्वे प्रोसेस क्या है, तो आइए समझते हैं हम सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस में कुछ नहीं करना है यार। NaCl ले, टाटा नमक, देश का नमक, टेबल सॉल्ट लिया, पानी में डालो, H2O में डाल दिया, बिल्कुल ठीक है। साथ में थोड़ी सी डालो कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में डाली कार्बन डाइऑक्साइड, और भाग के ले आओ NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। बताया था एसिडिक सॉल्ट। साथ में क्या ले आया मैं? अमोनियम क्लोराइड। समझ आई इतनी सी बात? ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे, ये मेरे को क्या देने वाले? सॉरी गलती हो गई, डालना है अमोनिया, सॉरी इधर डलेगा अमोनिया। अब बात करते हैं क्या बनेगा। ये बनेगा NH4Cl प्लस NaHCO3। तो मैं NaCl लाया, H2O लाया, CO2 लाया, उसके अंदर NH4 डाला, मेरे को मिला NH4Cl और मेरा बेकिंग सोडा। क्या मिला भैया? बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा की मैं कुछ प्रॉपर्टीज और यूजेस दोनों की एक साथ बात करूंगा। तो अब बात करते हैं बेकिंग सोडा की प्रॉपर्टीज और यूजेस की। समझ आया सबको प्रिपरेशन कैसे होनी है? ये इंपॉर्टेंट है। चले आगे सर। तो अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टीज की, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं यूजेस की, यूजेस जो होने वाले हैं वो उसकी प्रॉपर्टीज की वजह से होने वाले हैं। क्लियर? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, इट इज अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस। एक माइल्ड सा नॉन कोरोसिव बेस है। मतलब क्या करेगा ये? बी से बेस, बी से ब्लू, पता था ना भी सबको? इट विल टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। क्लियर? ये माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस होने की वजह से, ये माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस होने की वजह से इट इज यूज्ड as an
एंटा एसिड। बात समझ आई? मेरे को एसिडिटी हो गई, मैंने बेकिंग सोडा खा लिया, ठीक हो गई। क्यों? एसिडिटी में एसिड इंक्रीज हुआ। बेकिंग सोडा कैसा है? बेकिंग सोडा है बेस, बताया ना, माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस। खाया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई, एसिडिटी ओवर, देयरफॉर इट इज यूज्ड एज एन एंटा एसिड। सेकेंड प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें समझ आ गई। सेकेंड प्रॉपर्टी कहती है ऑन हीटिंग NaHCO3 will form Na2CO3 and CO2 which give fluffiness to eatables like bakery products and पकोड़ास। ठीक है भैया, तो ऐसा क्यों? तो देखते हैं फिर। NaHCO3 जब मैंने इसे हीट किया, इट विल फॉर्म Na2CO3 प्लस CO2। CO2 विल प्रोवाइड फ्लफीनेस। तो ये थी सेकंड प्रॉपर्टी और उसका यूज। बात समझ आ रही है? क्लियर इतनी सी बात सबको? अगर अब आगे में बात करें तो अब बात करते हैं एक और प्रॉपर्टी की। नोट करते जाओ बच्चों, साथ साथ नोट करना इंपॉर्टेंट है और इनमें से एक क्वेश्चन हर बार पक्का ही आता है। तो अभी तक हम दो यूजेस पढ़ चुके हैं। पहला यूज क्या है कि माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक नेचर होने की वजह से इसको मैं एज एन एंटी एसिड यूज करता हूं। सेकेंड, NaHCO3 को हीट करने पे इट विल गिव Na2CO3 प्लस CO2। क्लियर? CO2 की वजह से फ्लफीनेस आती है, स्पॉन्जीनेस आती है केक वगैरह, बेकरी प्रोडक्ट्स, पकोड़ास वगैरह में। थर्ड प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, इट इज यूज्ड, या यूज की बात करूं मैं, इट इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर एक डिफरेंट टाइप का सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर जिसमें ये यूज होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी, इट इज यूज्ड फॉर फास्टर कुकिंग। ये थे 4 यूज और 2 प्रॉपर्टीज। क्लियर है इतनी सी बात? फर्स्ट जो 2 बातें मैंने बताई हैं, 2 प्रॉपर्टीज बताई हैं, उनमें मैंने साथ में यूज बताया था। ये 2 यूजेस और लिखे, तो 2 यूजेस हुए और 4 यूजेस हुए और 2 प्रॉपर्टीज हुई। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से ही रिलेटेड एक बात है, ध्यान से सुनना। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या डिफरेंस है? बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या डिफरेंस है? बेकिंग सोडा को मैं बेकरी प्रोडक्ट्स मतलब केक और स्वीट बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, फॉर केक and sweet bakery products I cannot use baking soda. I will tell you why. Okay, मैं बेकिंग सोडा को यूज नहीं कर सकता। किस लिए भैया? इसलिए जब मेरे को केक या फिर स्वीट बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने हो, मैं बेकिंग पाउडर को यूज कर सकता हूं। इट कैन बी यूज फॉर मेकिंग ऑफ cakes. Why? When I will heat NaHCO3, it will give Na2CO3 plus CO2. CO2 will provide fluffiness, but Na2CO3 will give bitterness to that cake or any sweet bakery substance. बात समझ आई कि ये क्या करेगा? Na2CO3 ये bitterness दे देगा किसको? उस केक को। समझ आई बात? तो इस बिटरनेस को ओवरकम मैं कैसे करूं? सबको पता है ये बेसिक है। ये कैसा है? बेसिक। तो अब मैं क्या करूंगा? बेकिंग पाउडर बनाने के लिए मैं बेकिंग सोडा में एडिबल वीक एसिड मिलाता हूं, जैसे कि टार्ट्रिक एसिड।
जैसे कि टार्ट्रिक एसिड, तो बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक एसिड विल गिव सॉल्ट प्लस CO2। क्लियर? और सॉल्ट की कोई भी बिटरनेस नहीं होगी और वहीं CO2 अपनी फ्लफीनेस दे देगा। बात समझ आई कि मैं बेकरी प्रोडक्ट्स या फिर स्वीट सब्सटेंस बनाने के लिए, केक बनाने के लिए बेकिंग सोडा की जगह बेकिंग पाउडर का यूज क्यों करता हूं। बेकिंग सोडा को जब हीट किया तो Na2CO3 की बिटरनेस आएगी। इसको ओवरकम करने के लिए मैं बेकिंग सोडा के अंदर थोड़ा सा एसिड डाल देता हूं। एसिड कौन सा? HCl डाल दूं उठा के, H2SO4 डाल दूं? नहीं, वीक एडिबल एसिड सच एज टार्ट्रिक एसिड। बात समझ आई? क्लियर? तो ये मेरे को क्या मिला भैया? सॉल्ट प्लस CO2। समझ आई सबको बात? अब आगे बात चलते हैं और बात करते हैं एक और कंपाउंड की, वॉशिंग सोडा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लो। क्लियर? अब बात करते हैं आगे। वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा आखिरकार क्या है? सबसे पहले वही बात, केमिकल नेम। केमिकल नेम क्या है? केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। अब ये क्या आ गया भैया? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। समझेंगे केमिकल फॉर्मूला क्या है? Na2CO3.10H2। क्लियर? Na2CO3.10H2। समझ आई बात? अब बात करते हैं इसको प्रिपेयर कैसे किया गया। इसको समझेंगे अभी कि ये 10H2 क्या है, प्रिपेयर कैसे किया उस पर बात करते हैं। इसमें भी सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं? सबसे पहले मैं बनाऊंगा NaHCO3। 3 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले मैं करूंगा NaCl प्लस H2O, उसके अंदर CO2 प्लस NH4, इट विल गिव, याद है सबको? NaCl लिया, H2O डाला, CO2 डाली, NH4 डाला, क्या बनेगा? NH4Cl प्लस NaHCO3। क्लियर? अब इस NaHCO3, ये क्या मेरा? बेकिंग सोडा। सेकेंड स्टेप में क्या करने वाला हूं? NaHCO3 को हीट करने वाला हूं। सेकेंड स्टेप में मैं इस NaHCO3 को हीट करूंगा, ये मेरे को देगा Na2CO3 प्लस H2। Na2CO3 प्लस H2। अब क्या करने वाला हूं मैं? थर्ड क्रिस्टलाइजेशन करूंगा। थर्ड में क्रिस्टलाइजेशन मतलब इसमें और इसमें खाली क्या डिफरेंस है? ये 10 H2O का, तो Na2CO3 प्लस 10H2O विल फॉर्म Na2CO3.10H2। बात समझ आई सबको? ये क्या बन गया मेरा? वॉशिंग सोडा। तो यूजेस की बात करने से पहले अब जरा समझते हैं कि आखिरकार ये Na2CO3.10H2O है क्या। समझते हैं फिर इस बात को। आइए नोट कर लो, वीडियो पॉज करो और नोट कर लो। अब मैं बात करता हूं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की, फिर बात करेंगे इसके यूजेस की। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? मतलब अगर कोई एक कंपाउंड था Na2CO3, उसको 10H2O मतलब उसको 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ने घेर के एक क्रिस्टल बना लिया। बात समझ आई? Na2CO3 था, उसके अराउंड 10H2 मॉलिक्यूल्स ने उसे सराउंड करके क्या बना लिया? एक ये बन गया एक क्रिस्टल। और वो भी कैसा क्रिस्टल? हाइड्रेटेड क्रिस्टल। बात समझ आई सबको कि क्या करते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स
प्रेजेंट इन अ कंपाउंड या फिर मैं बोलूं इन अ क्रिस्टल इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर? ठीक है। अब इस क्रिस्टलाइजेशन की सिग्निफिकेंस क्या है? आखिरकार ये क्रिस्टलाइजेशन या फिर मैं बोलूं ये 10H2O.5H2O 2H2O जो भी कंपाउंड्स अभी आगे आने वाले हैं, इन 10H2O 5H2O 2H2O की सिग्निफिकेंस क्या है? क्या ये उस Na2CO3 को वेट कर देते हैं, गीला कर देते हैं? नहीं, उसने उसको सराउंड कर रखा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? इट विल डिसाइड इट्स शेप। बात समझ आ रही है? ये क्रिस्टलाइजेशन जो है वाटर मॉलिक्यूल है, ये क्या करने वाले हैं? ये करने वाले हैं उसकी शेप को डिसाइड। इट विल डिसाइड इट्स कलर। बात समझ आई? ना कि वो उसको क्या करने वाले हैं, गीला या वेट। क्लियर बात इतनी सी? वो उसकी शेप को डिसाइड करेंगे या फिर उसके कलर को डिसाइड करेंगे। क्लियर? तो अगर अब मैं कुछ एग्जांपल्स की बात करूं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टल कंपाउंड्स के, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स की अगर मैं बात करूं, तो पहला एग्जांपल जो हम देख चुके हैं Na2CO3.10H2 CuSO4.5H2, इट्स अ ब्लू कलर। और आगे एक कंपाउंड आने वाला है CaSO4.2H2O या फिर मैं बोलूं CaSO4.12H2। तो ये कैसे सॉल्ट है? सारे के सारे ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है क्रिस्टल फॉर्म्स में। इसे ही मैं अगर उठा के हीट कर दूं, जैसे मैंने CuSO4.5H2O को हीट करा, तो इसने मेरे को देना है CuSO4+5H2। जैसे ही मैंने इसे हीट किया, इसने वाटर मॉलिक्यूल्स छोड़ दिए, वाटर मॉलिक्यूल्स गए, ये क्या बच गया? खाली एनहाइड्रस सॉल्ट। ये बच गया एनहाइड्रस सॉल्ट। तो इसका क्या कोई कलर होने वाला है? नो। ये क्या होने वाला है? कलरलेस। और वहीं इसका क्या कलर था? ब्लू। बात समझ आ रही है? तो ये कलर किसकी वजह से आता है? ये कलर आता है वाटर मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंस की वजह से। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स गए, कलर भी साथ लेकर गए। बात समझ आ रही है? क्लियर सबको? तो अब बात करते हैं यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। क्लियर है सबको? इतनी सी बात नोट कर लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार। तो अब बात करते हैं यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा की। यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, जो कॉलिन आता है ना, कॉलिन, वो आखिरकार क्या होता है? वो होता है वॉशिंग सोडा ही होता है। Na2CO3.10H2। तो पहला यूज क्या हुआ? इट इज यूज्ड इन क्लीनिंग फॉर डोमेस्टिक पर्पस। बात समझ आई? घर पे क्लीनिंग के काम आता है। बात समझ आई? इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कंपाउंड्स लाइक बोरेक्स। कुछ कंपाउंड्स हैं जैसे कि बोरेक्स, उसको बनाने के काम ये आता है। तो अभी तक ये दो यूजेस हुए भैया, दो यूजेस हो गए। अब तीसरे यूज की बात करते हैं, थर्ड और इंपॉर्टेंट यूजेस। इट इज यूज्ड इन ग्लास एंड सोप इंडस्ट्री। तीन यूजेस हो गए भैया। पहला क्या था? इट इज यूज्ड इन क्लींजिंग फॉर डोमेस्टिक पर्पस। सेकंड था इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कंपाउंड्स लाइक बोरेक्स। और थर्ड था it is used in glass and soap industry. But last and important, it is used to remove permanent hardness of water. खारा पानी होता है, तो खारा पानी से उसे ठीक पानी करने के लिए मैं किसका यूज करूंगा? यूज करूंगा वॉशिंग सोडा के। तो ये चारों के चारों यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट थे। पहला था यूज एज क्लीनिंग के काम आएगा डोमेस्टिक पर्पस में। सेकंड, कंपाउंड्स बनाने के काम आएगा सच एज बोरेक्स। थर्ड था ग्लास और सोप इंडस्ट्री में काम आएगा। फोर्थ, इट इज यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। इसी के साथ अब हम चलते हैं इस क्लास और इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ। लास्ट टॉपिक है पीओपी
वर्सेस जिप्सम, पीओपी वर्सेस जिप्सम, कि पीओपी और जिप्सम आखिरकार क्या होते हैं, पीओपी वर्सेस जिप्सम। पीओपी की अगर मैं केमिकल नेम या केमिकल फॉर्मूला की बात करूं, पीओपी का केमिकल नेम है CaSO4.12H2, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जिप्सम का है CaSO4.2H2, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। क्लियर? फर्क क्या दिख रहा है? सबको दिख रहा होगा कि ये फर्क कितना है खाली पीओपी और जिप्सम में, 1.5 H2O मॉलिक्यूल का। और ये 1.5 H2O मॉलिक्यूल की वजह से ही पीओपी किस काम आता है, इट इज यूज्ड इन मोल्डिंग, मेकिंग टॉयज एक्सेट्रा। और जिप्सम का कोई यूज नहीं है। जिप्सम आखिरकार क्या है, मैं पीओपी लाया मार्केट से उठा के। क्लियर? मैंने पीओपी को बहुत सारी पीओपी वाटर के साथ मिक्स करके सॉल्यूशन बना के रख ली। मैंने 10, 15, 20 मिनट बाद देखा वो पीओपी एक हार्ड मास बन चुका है, जिसको मैं अपनी मर्जी से डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में मोल्ड नहीं कर सकता। क्यों? उस पीओपी ने 1.5 H2O मॉलिक्यूल गेन करके CaSO4.2H2O बना लिया, जो क्या था, जिप्सम। और जिप्सम क्या होता है, हार्ड मटीरियल, कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मोल्डिंग। बात समझ आ रही है? सबको बात समझ आ रही है? तो CaSO4.12H2 POP, ये 1.5 H2O मॉलिक्यूल वाटर का गेन करके क्या बनाएगा, CaSO4.2H2O, जो क्या है, जो है जिप्सम।